गोड्डा में लोकसभा चुनाव चल रहा है और 1 तारीख को इलेक्शन होना है, चुनाव होना है। सियासी माहौल की सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ है। हालाँकि मौसम के हिसाब से भी गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तापमान बहुत बढ़ चुका था। हालाँकि आज थोड़ी बारिश हुई है, लेकिन सियासी माहौल काफ़ी गर्म है। तो कल के दिन का जो बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी गोड्डा आ रही है और महागमा भी मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं। आइए बात करते हैं महागमा प्रखंड युवा मोर्चा के अध्यक्ष नवीन महतो जी से कि कल के लिए क्या तैयारियां हैं और कैसा प्रोग्राम रहेगा, कहां से कहां तक रोड शो रहेगा। नमस्कार, मैं नवीन महतो, भाजपा युवा प्रखंड अध्यक्ष। कल की तैयारी हमारी जोरों शोर से है। कल हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जी का आवागमन हो रहा है, जिसके लेकर हमारी तैयारी जोरों शोर से। हर जगह से, पंचायत से, गांव से, हर जिले से भी लोग उनका कार्यक्रम रोड शो का किया जा रहा है। उनके कार्यक्रम में उपस्थिति में हमारे गोड्डा लोकसभा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी भी रहेंगे, गोड्डा विधायक अमित मंडल जी भी, और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय पूर्व विधायक अशोक कुमार भगत जी का भी है। हमारे जिला अध्यक्ष संजीव मिश्रा जी, मुरारी चौबे जी, अजय शाह जी, और हमारे तमाम जिला पदाधिकारीगण, मंडल के अध्यक्ष, पंचायत से, और जितने भी हैं सारे को कारोबार दे दिया गया है। काफ़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं, क्योंकि आज जिस तरह बारिश हुई है, हमको लग रहा है एक आवाज़ है कि कल का भी माहौल ठंडा ही रहेगा। और मोहनपुर से रोड शो बसवा चौक तक किया जा रहा है। समय क्या रहेगा? समय का रूट चार्ट है 1 से 1:30 बजे तक के बीच में रखा गया है। जैसे आपने बोला कि मौसम कल ठंडा रहेगा, लेकिन चुनावी माहौल काफ़ी गर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहेगा इस बार? पलड़ा किधर झुक रहा है? आप तो खैर बीजेपी से, तो बीजेपी के लिए ही बात करेंगे, लेकिन क्या लग रहा है इस बार फिर से निशिकांत दुबे जी इस बार विजय हो पाएंगे? कितने और कितने मतों से विजय हो पाएंगे? जैसा क्या कि मैं आंकड़ा आपको रहेगा? बता देता हूं कि सही बात है कि ये लोकसभा चुनाव सरगर्मी है, और शायद आपको पता होगा कि चुनाव क्या होता है। जहां तक कि आपने बोला कि सही बात है कि सांसद जी और विपक्ष दोनों को लेके चलना चाहिए, मगर मैं तो कहूँगा कि हम लोगों ने अपने कार्यकाल 10 साल में, हमारे माननीय सांसद जी ने अपने से हर वो मददगार के लिए, मतलब एक बोला जाता है ना कि हर मदद संभव, कि छोटे से बड़े स्तर तक हर काम को अपने विचार, सबके विचारों के सोचते हुए उनको काम किए हैं, सबको मिलाकर चले हैं। आज देख सकते हैं देवघर बहुत बड़ा एम्स लोगों के लिए, हमारे यहाँ 14 से 15 ट्रेन चल रही है गोड्डा में, एयरपोर्ट आ गया है, और इतने बड़े बड़े रोड हर गांव क्षेत्र के लिए, सबसे बड़े बड़े काम को उन्होंने धरातल पे उतारने का काम किए। इसी पे हम लोगों ने अपने जन जन तक गांव में जा जाकर विकास के नाम पे हम लोगों ने वोट मांग रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं, समझा रहे हैं, और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि इस बार हम लोग प्रचंड बहुमत से फिर से कमल खिलाएंगे। जैसे आपने कहा कि निशिकांत दुबे जी ने बहुत सारा काम करवाया, एम्स, रेलवे, अडानी भी आ गई यहाँ पर गोड्डा। उसके बाद विपक्ष का आरोप लगता है कि काम जितना भी दिखता है गोड्डा से उधर उधर ही दिखता है। महागमा, मेहरमा, गंगटी, आपका इधर काम नहीं दिखता है। विपक्ष का ये आरोप लगता है। तो क्या मतलब काम हुआ है इधर, आप बताना चाहेंगे, या फिर अगले टर्म में काम करवाएंगे? जैसा कि मैं बता देना चाहता हूं कि विपक्ष या कई लोग जो मुद्दा उठाते हैं कि माननीय सांसद जी ने किसी भी कार्य को गोड्डा से उधर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि शायद आपको भी पता होगा, अगर हमारा एयरपोर्ट बनना होता, इस तरह का मोटिफिकेशन यहाँ पे जमीन उस तरह मुहैया नहीं किया जा सकता था, ठीक, क्योंकि वो बाबा नगरी है। और क्योंकि शायद सभी को पता है कि देवघर में श्रद्धांजलियों के लिए भीड़ जो जुटता है काफ़ी संख्या में, केवल ये नहीं, विदेशों से भी लोग आते हैं, और इसलिए वहाँ पे रखा गया। और खाली हम लोगों के लिए नहीं, बहुत सारे लोग जाते हैं। और जहाँ तक हमारी बात है कि रेलवे की, ये काम बहुत जल्द स्टार्ट कर दिया जाएगा। सभी लोग इस काम से खुश हैं। और जहाँ तक अडानी की बात है,
आज अडानी से आप रेलवे महकमा की बात कर रहे हैं? बिल्कुल रेलवे महागमा टू पीरपैंती की बात जो है बहुत जल्द जुटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अच्छा, विपक्ष का एक और आरोप लगता है, जब जब निशिकांत दुबे जी कहते हैं कि ये सारा काम हमने करवाया, तो विपक्ष का आरोप लगता है कि नहीं, निशिकांत दुबे जी सिर्फ श्रेय ले रहे हैं, बाकी काम तो उससे पहले, बहुत पहले हो चुका है, इनकी मंजूरी हो चुकी थी। मैं इस पे आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर विपक्ष कह रहे हैं ऐसा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हर जगह भी तो सांसद हैं, दुमका में भी सांसद थे, धनबाद, हर जगह भी सांसद, लेकिन जिस तरह गोड्डा लोकसभा के सांसद जी ने धरातल पे जो काम किया, वो दिल्ली तक उनकी आवाज़ गूंजती है। और वो किसी को फंड को बेखूबी से वो लाते हैं, धरातल पर काम करने का जो काम करते हैं, और वो सांसद है। लेकिन जिस तरह इन्होंने काम किया, और क्यों नहीं कर पाए, मैं सभी से सवाल पूछना चाहता हूँ। और विपक्ष का जो कहना है कि वो केवल श्रेय लेना चाहते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वैसे भी श्रेय वो आदमी लेता है जो कि काम नहीं करता है। जो काम कर लिया है उसको श्रेय लेने का क्या जरूरत है? ये तो सब लोग देख ही रहा है कि कौन काम कर रहा है और कौन काम नहीं कर रहा है। जो काम कर रहा है उसको आदमी दिल से जानता है कि भाई काम कर रहा है। आज विपक्ष श्रेय लेके भी क्या कर लेगा? काम तो सब जान ही रहा है कि निशिकांत दुबे के द्वारा ही हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती क्या है, काम की प्रक्रिया। आज हमारे मोदी जी ने बहुत सारे योजनाओं को धरातल पे उतारा है। और सबसे बड़ी चीज़, आज मोदी जी ने महिलाओं को मान सम्मान देने का काम किया है। ये हमें और सभी को गर्व से पता, नहीं तो महिलाओं घर में चूल्हा जोड़ती थी, लेकिन आज 80% महिलाओं को सबसे बड़ी चीज़ दर्जा देने का काम और उनको मान सम्मान देने का काम मोदी जी के द्वारा हुआ है। और मोदी जी धरातल पे बहुत सारे काम को चलाए हैं, किए हैं, अभी भी चल रहा है, मगर अभी गिनाने का समय नहीं रहता है। लोग को खुद से जानकारी होना चाहिए कि आज भाजपा सरकार में कितने योजनाओं को धरातल पे उतारा गया है। अमीर से गरीब, गरीब से बहुत सारे ऐसा हैं, किसान भाइयों के लिए, मजदूर भाइयों के लिए, सभी के लिए सब अपना अपना योजना निकाल दिया गया है। मगर चुनावी प्रक्रिया में हम लोगों को दोहराना पड़ता है कि हमने क्या किया। एक आरोप लगता है हमेशा, लगभग 2014 के बाद से, जब मोदी जी सत्ता में आए थे, महंगाई को लेकर के आए थे कि महंगाई बहुत हो गई, आपकी हो गई, अब हो गई महंगाई की मार, आपकी बार मोदी सरकार। तो जनता ने प्यार दिखाया अपना, वोटों से सत्ता में आए मोदी जी। उसके बाद से फिर विपक्ष का आरोप लगने लगा कि महंगाई कम नहीं हुई और ज़्यादा महंगाई बढ़ गई। देखिए, महंगाई की जहाँ तक आपने बात बोला, मैं आपसे एक ही बात बताना चाहता हूँ कि जनसंख्या भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। लोग बढ़ते, जिस तरह की लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है और खपत भी वही उसी तरह हो रहा है। और जहाँ तक शायद आपको भी पता होगा कि कुछ से कुछ वो लोग कटौती भी होता है, लेकिन गरीबों के लिए भी मोदी जी सोचे हैं। और सोचे भी थे कि आज देखिए 1 रुपया वाला चावल वाला योजना, राशन वाला, हर जगह वो धरातल पे उतारे हैं। मगर अब ये तो नहीं कि हर चीज़ को सस्ता ही हो जाएगा। अच्छा, विपक्ष तो बोल रहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो 5 किलो के बजाय 10 किलो देंगे, तो क्या चुनावी मुद्दा है या सिर्फ ये केवल ना चुनावी मुद्दा है, क्योंकि शायद आपको पता होगा कि अगला बार हेमंत सोरेन ने युवाओं को रोजगार देने की बात की थी कि मैं बेरोजगार युवाओं को इतना 5 या 10 हज़ार की बात हुई थी कि मैं हर महीना वो दूंगा रोजगार, बेरोजगारी भत्ता। क्या वो दिए? नहीं, ये बात तो हकीकत है कि पिछले कई सालों से झारखंड में कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। युवाओं को वो बुड़बक बनाए, क्योंकि वो जानते थे, वो लोग जानते थे कि वो सभी की युवा ही एक ऐसा चीज़ है ना, युवा पीढ़ी, युवाओं जहाँ पलट गया तो वो उधर जीत होता है। इसलिए युवाओं को झूठा दिलासा दिया गया, कोई भी काम धरातल पे नहीं किया गया और हम युवाओं के साथ छल कपट किया गया। सारा वोट अपने सिरे में लेकर वो अपना सत्ता चमकाने में रह गए। और अब जो चुनाव आया तो अपना ये कुछ से कुछ बयानबाजी दे रहे हैं, कुछ से कुछ अनलीगल बातें बता रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम ही है कि दूसरे को भड़काना, युवाओं को भड़काना। ये सब काम विपक्ष का बखूबी जानते हैं हम लोग। विपक्ष चाहता है कि लोग भड़क जाएं, जो हकीकत है वो चीज़ को ना देखें।
महंगाई बढ़ गई है, इस चीज़ के लिए हम लोग भी मानते हैं कि चलिए महंगाई है, लेकिन ये भी तो देखिए कि पिछले 5 साल से महंगाई स्थिर है। पेट्रोल का भाव जो बढ़ा था 5 साल पहले बढ़ा था, उसके बाद से तो फिर इधर पेट्रोल का भाव भी नहीं बढ़ा है। जो रेट पहले चल रहा था, अब क्या चीज़ का महंगाई आप बोल रहे हैं? आलू, प्याज, दाल, चीनी, यही सब चीज़ें जो आम आदमी देखते हैं। आलू, प्याज, दाल, चीनी जो हम लोग 10 साल पहले 20 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया खाते थे, वो भी आज भी खाते हैं। तेल का भाव वही है, 110, 120 रुपया करके तेल का भाव चल रहा है। कभी तो देखिए, डिमांड एंड सप्लाई का तो मार्केट चलता है। जब सप्लाई कम रहता है, डिमांड ज़्यादा आबादी रहता के है, हिसाब से। तो उस टाइम में रेट बढ़ता ही है। तो इसमें सरकार तो कुछ कर नहीं सकता है। जो हकीकत है सो है। अब इसमें लोग समझना नहीं चाहते हैं, तो उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। जनता को बेवकूफ़ कैसे बनाना है विपक्ष का जानता है, वो उनको बनाता है। लेकिन जो हकीकत से वाकिफ़ हैं, जो जानते हैं कि सही मायने में सरकार काम कर रही है, वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि 2019 में मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे। हाँ, ये एक बहुत अच्छा मुद्दा है रोजगार का। देखिए, रोजगार उद्योग हो गया या और जो भी व्यवस्थाएं अभी लगाई जा रही है हमारे देश में, वो भी एक तरह से रोजगार। देखिए, काम करने वालों के लिए रोजगार का कमी नहीं है पूरा देश में। हम ही को देख लीजिए, हम प्राइवेट सेक्टर में काम करते, अब हम कहेंगे कि नहीं मोदी जी मेरे लिए सरकारी व्यवस्था करके दें, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। अब 2 करोड़ सरकारी नौकरी पर साल देना, ये किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है। नहीं, जैसे कि यहाँ पर जब बात आती है रोजगार की और नौकरी की, अगर रोजगार बोला जाए तो जैसे कि मान लीजिए किसी चीज़ का ठेला लगाना या दुकान लगाना या बिजनेस करना। जीवन उपार्जी के लिए जो आदमी अपना व्यवसाय करते हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ। अब पिछले 10 सालों में देख लीजिए, महागमा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे देश की बात कर रहा हूँ कि पिछले 5 साल से या 10 साल में कितने सारे उद्योग लगाए गए हैं, कितने लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं। लेकिन जो चाहते हैं कि मुझे बस सरकारी नौकरी मिल जाए और मैं बैठ के घर में काम करूं, जाना ना पड़े, ड्यूटी ना करना पड़े, सरकारी नौकरी का पैसा मिले और मैं घर में बैठ के ऐश करूं, तो वो चीज़ अब नहीं होने वाला है। नहीं, अब जैसे भी भाजपा की सरकार मेरे कहने का मतलब जैसे था कि कोई युवा ग्रेजुएशन करके अगर कोई बिजनेस करने लगे तो वो एक जीविका के तौर पर होता है कि जैसे जीवन यापन करने के लिए देखिए, हमने जीविका के तौर पे वो चीज़ नहीं कहलाया जाएगा, समझे ना। अगर जो हम, मेरा भाई जैसे है, मेरा भाई एक पार्ट्स का दुकान चलाता है, हम उसको कितना भी बोल दें कि भाई तुमको 50,000 की नौकरी दिलवा देता हूँ मैं, चलो तुम मेरे साथ में, वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो उस हिसाब से उसे दुगना तिगना अपना व्यापार में कमा रहा है, तो उसको जीवन उपार्जी के लिए नहीं कहा जाएगा। वो उसका खुद का नहीं, डिसीजन वो है, तो एक अलग टाइप का बिजनेस हो गया प्लानिंग के तहत। प्लानिंग के तहत। बिल्कुल। लेकिन अब कुछ लोग हो जाते हैं कि मजबूरी में फंस जाते हैं कि हम 5 साल 10 साल तैयारी कर लिए, अब हमको नौकरी नहीं हो पाया। किसी को 2 साल में ही नौकरी हो जाता है, किसी का नहीं हो पाता है। तो वो लोग जो बाहर जाके प्राइवेट काम नहीं करना चाहते हैं या किसी के अंडर नहीं करना चाहते, वो घर आ जाते हैं, घर में छोटा-मोटा व्यवसाय करते हैं और उससे अपना जीवन उपार्जन करते हैं। वो भी एक तरह से व्यवसाय ही है। जैसे कि बहुत सारे स्टेट में देखा जाता है, आपके बिहार में भी देखा गया, बीपीएससी में क्वेश्चन लीक हो गया, फिर आपका झारखंड में भी जेपीएससी का क्वेश्चन लीक हो गया था प्री में। उसके बाद यूपी में एक मामला देखने को मिला कि 50,000 पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी थी, जिसमें 60 लाख युवाओं ने आवेदन डाला था। अब कितने युवा, बहुत दिनों से तो वैकेंसी निकली नहीं थी वहाँ पे, जब वैकेंसी आई तो युवाओं ने पर्चा डाला, पर्चा डालने के बाद एग्ज़ाम हुआ तो क्वेश्चन लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। देखिए, ये सब चीज़ तो सरकार का है, मानते हैं कि जहाँ हो रहा है सेंटर वगैरह, वहाँ पर थोड़ा बहुत धांधली वगैरह होता है, कुछ चीज़ें लीक हो भी जाती है। हम खुद जब तैयारी कर रहे थे आपका जाके डिफेंस का, तो ये रेलवे का, तो उस टाइम में भी ऐसे 1-2 केसेस में होता था कि लोग क्वेश्चन लीक आउट वगैरह करवाते थे। तो ये भ्रष्टाचार तो हर जगह सिस्टम में है, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो। तो हर सरकार अपने, भाजपा का सरकार में खासकर ये चीज़ होता है कि धीरे-धीरे इस चीज़ को सुधारने की कोशिश की जा रही है कि लोगों को जो भी आ रहा है,
और जहाँ भी इस चीज़ के बारे में हो रहा है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसा बात नहीं है कि इसको छोड़ दिया गया है। जैसे कि एक चीज़ देखा जाता है हमेशा कि सरकारी काम में लेट होता है, कोई भी काम करवाइए बहुत लेट होता है। एक आंकड़ा आया था, तो उसमें बताया गया था कि इंडिया में मात्र 3 से 4% लोग सरकारी नौकरी में हैं, ठीक है? यहाँ लगभग 150 करोड़ की आबादी हो और 3 से 4% देखिए लोग 3 से 4% तो नहीं है, मेरा जहाँ तक नॉलेज है कि 10 से 11% का आबादी जो है सरकारी नौकरी में है, ऐसा मेरा नॉलेज में आया था। जब हम पढ़ाई करते थे उस टाइम में सब हम पढ़े हुए थे तो हमको पता नहीं, है। ये अभी का इस साल का आंकड़ा है। अभी कोई अखबार है विदेश का, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है। देखिए विदेश के अखबारों पर तो हम वैसे भी कभी आज तक भरोसा किए नहीं है। जो हमारा सरकारी आंकड़ा रहता है हम उसी को नहीं, मानते कोई हैं। संस्था है, अखबार नहीं है, वो लोग मतलब सर्वे ही कराती है हर चीज़ की। हम जान रहे हैं विदेश में खासकर ये सर्वे अमेरिका के संस्था करवाती है, वो हमको उनके बारे में मालूम है और उनके बात पर हम कभी विश्वास करते नहीं हैं। नहीं, मेरा असल कहने का मकसद ये था कि सरकारी काम में लेट होता है, हमेशा लेट होता है, आज़ादी से लेके अब तक। तो क्या देखिए, अब बहाली तो- इतनी हो जाए कि सरकारी काम में लेट ना हो, और बहाली इतनी अच्छे से हो कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए आम आदमी, सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए आम आदमी के बच्चे तैयार हो जाए और बड़े घर के बच्चे भी पढ़ें। क्या इस प्रकार से देखिए- होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए बिल्कुल इस चीज़ पे तो इस चीज़ का व्यवस्था तो बिल्कुल हमारे देश में होना चाहिए। इस चीज़ में हमारा देश थोड़ा सा पीछे जरूर हो गया है और सरकार को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहले एजुकेशन व्यवस्था जो हमारे देश में थोड़ी सी चरमरा गई है उसको सुधारने की, देखिए सब कोशिश तो करता ही है। अच्छा, एजुकेशन फ्री होना चाहिए कि नहीं, आपकी क्या राय है? देखिए बहुत सारे देश में जो है एजुकेशन फ्री है, हम भी चाहते हैं कि हमारे देश में भी एजुकेशन फ्री हो, चिकित्सा मेडिकल फैसिलिटी फ्री हो। बहुत सारे देश में भी ये चीज़ अवेलेबल है। जैसे यहाँ के बच्चे कैम्ब्रिज पढ़ने जाते हैं, विदेश पढ़ने जाते हैं, तो यहाँ स्कॉलरशिप लेके पढ़ने जाते हैं क्योंकि वहाँ शिक्षा फ्री है। जी। अगर उसी प्रकार से हमारे देश में अगर हो जाए तो वहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे, ऐसा हो सकता है? ऐसा बात नहीं है कि वहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं आते हैं, लेकिन देखिए यहाँ से जाने वाले बच्चों का जितना रेशियो है वहाँ से आके यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का भी रेशियो उतना ही है। ऐसा बात नहीं है कि वहाँ से बच्चे नहीं आते यहाँ पढ़ने के लिए, आते हैं। लेकिन शिक्षा फ्री होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा और शिक्षा चिकित्सा ये दो चीज़ ऐसा है, मुद्दा है जो आम आदमी तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए। चलिए नवीन जी से और थोड़ी बात करेंगे। तो कल के लिए क्या तैयारी रहेगी और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए क्या तैयारियां हैं आपकी पार्टी की? कल के लिए हमारी तैयारी सब पूरी कर ली गई है। बिल्कुल, आपने जो नाम बताया उस हिसाब से। जो कल हमारे शिवराज सिंह चौहान जी का आगमन, उनका रोड शो किया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने भी सोचा था कि कार्यक्रम को कहीं मंच उंच, लेकिन हम जहाँ तक कि हमारे टोटल टीमों के द्वारा ये जो निर्णय लिया गया कि नहीं, रोड शो कार्यक्रम ही अच्छा रहेगा और अच्छा से किया जाए, इसमें जोरों शोर से इसकी तैयारी हम लोगों ने पंचायत से लेकर जिले से लेकर हर गांव से लोग आ रहे हैं और काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। तो 1 तारीख को मतदान होना है, ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों की क्या तैयारी है? पब्लिक का कितना रिस्पांस मिल रहा है इस बार? अभी पब्लिक का भी बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, हम लोग पब्लिक तक पहुंच रहे हैं। पब्लिक का एक ही चीज़ है कि विकास, उन लोगों का एक ही है कि नहीं, विकास हुआ है। और राजनीति में तो आप जानते हैं कि ये राजनीति केवल ऐसा नहीं कि पक्ष और विपक्ष दोनों रहता है। हम अगर एक बोलें तो वो भी दो बोलेगा ही। अच्छा, प्रियंका गांधी आ रही है, वो स्टार प्रचारक है गठबंधन की, गोड्डा आ रही है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आ रही है, बहुत अच्छी चीज़ है ना भाई, वो उनका है, वो भी अपने क्या है कि गोड्डा इतना हॉट सीट बन गया है। बिल्कुल। प्रदीप, आपके निशिकांत दुबे जी के नामांकन में राजनाथ सिंह जी आए थे, डिफेंस मिनिस्टर। उसके बाद प्रदीप यादव जी के नामांकन में आपके मुख्यमंत्री जी आए थे। उसके बाद फिर अब रोड शो है, शिवराज सिंह जी आ रहे हैं, उसके बाद प्रियंका गांधी जी आ रही हैं। तो गोड्डा इतना हॉट सीट कब से हो गया? ये गोड्डा शुरू से ही हॉट सीट रहा है, क्योंकि इस गोड्डा में ना सभी लोगों का फोकस रहा है। क्योंकि आज ये गोड्डा एक सबसे बड़ी चीज़ है कि ये गोड्डा जो है ना, एक महफिल का ये बहुत बड़ा एक मुद्दा, ये हमारे लिए ना, गोड्डा सबका नज़र इसी पे टिका हुआ है कि हम लोग, सब कोई चाहता है कि गोड्डा जो है ना, गोड्डा से हम भी चुनाव लड़ें।
मगर यह सीट केवल विकास के नाम पे, यहाँ पे केवल खाली खड़े हो जाने से नहीं होती है, चुनावी मुद्दा भी आता है। अगला बार भी प्रदीप यादव जी खड़े हुए थे, इस बार भी आपने देखा कि लोग, इससे पहले मैडम को टिकट मिला, किसी कारण बस उसका टिकट काट दिया गया। मैडम का कहने का मतलब कौन मैडम? दीपिका पांडे का। अच्छा। वर्तमान विधायक। हाँ, वर्तमान विधायक जी का भी उनको टिकट मिला था, दीपिका पांडे सिंह को, जो कि किसी कारण बस काट दिया गया। इस पे तो हम लोग सवाल जवाब नहीं किए, नहीं पता ये। और प्रदीप यादव जी को उतार दिया गया। और मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रदीप यादव जी लगातार जब जब वे खड़े हुए हैं, वो एक ही मुद्दा जाति पात पर काम करते हैं कि हम यादव हैं, नज़दीकी हैं, घर का बेटा है। तो केवल पब्लिक ये चीज़ नहीं देखता है कि हम आपके घर के बगल के हैं, घर का बेटा है, यादव हैं। वो जाति पात करके अपना लेना चाहते हैं। और वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस से हैं तो हमारा एमडी वोट सब हमारा है, कि संथाल को बरगला रहे हैं कि देखो तुम्हारे मुख्यमंत्री जी को जेल भेजा कौन, हेमंत सोरेन को, तो संथाल भाइयों को सब एकजुट। ये केवल जाति पात की लड़ाई लड़ाना चाहते हैं। और सांसद जी केवल ये नहीं, हम लोग जो निष्पक्ष होकर काम करके जो काम किए, आज मैं उसके लिए प्रचार कर रहा हूँ, उसके लिए वोट मांग रहा हूँ, लोग को समझा रहा हूँ कि आज देखिए नीचे स्तर से जो सांसद जी का कार्यकाल है, जो काम सांसद जी को करना चाहिए वो अपने परिपूर्ण कर रहे हैं, जो मोदी जी को करना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को, वो अपने तौर पे काम कर रहे हैं, जो विधायक को करना चाहिए वो एकदम कर रहे हैं। अगर मैं दावे के साथ बता सकता हूँ कि जब से हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे वो जेल गए, फिर उसके बाद जो चंपई सोरेन जी बने, मैं यहाँ के गोड्डा जी नहीं पूरे झारखंड का बता रहा हूँ कि मुखिया लोग से बयान लेके पूछ लीजिए क्या कितने मुखिया इस सरकार से खुश हैं। जब रघुवर दास थे, डबल इंजन की सरकार थी, सारे विभाग खुश थे, सारे योजनाओं को धरातल पे उतारा गया था, हर गांव से मोहल्ला, हर पंचायत में विकास की गंगा बहाया जा रहा था। मगर आज ये सरकार कोई काम को धरातल पे उतारने, जहाँ तक होता है एक अड़ंगा लगा दिया जाता है, खाली फोकस रखता है कि हम करेंगे लेकिन कर नहीं पाता है।